स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे कि स्पेक्ट्रम आखिर होता क्या है, स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त किया जाएगा और हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कौन-कौन सी श्रेणियां होती हैं जो कि क्लास 12th के सिलेबस में है। देखिए स्पेक्ट्रम क्या होता है और इसको कैसे प्राप्त करते हैं, इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं जब ग्रेजुएशन में जाते हैं तो ठीक है। तो आम तौर पे एक बहुत विशेष चीज़ नहीं है स्पेक्ट्रम। आपने सबसे पहले स्पेक्ट्रम जो है वो देख रखा है जब आप न्यूटन के इस एक्सपेरिमेंट को पढ़े थे कि न्यूटन ने एक प्रिज्म पर वाइट लाइट डाली थी, सफ़ेद प्रकाश डाला था और सफ़ेद प्रकाश अलग अलग कलर के लाइट्स में विभक्त हो गया था। ठीक है, तो हुआ क्या था असल में सफ़ेद प्रकाश रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन इस तरह करके विबग्योर में विभक्त हो गया। ये चीज़ क्या है? आप अगर यहाँ पर एक पर्दा लगाएंगे तो क्या आपको दिखेगा? आपको 7 अलग अलग कलर का बैंड दिखेगा। ठीक है, और यही बैंड जो है वो क्या कहलाता है? यही बैंड कहलाता है आपका स्पेक्ट्रम। कोई विशेष चीज नहीं, स्पेक्ट्रम क्या है? एक बैंड की तरह हो सकता है। ठीक, इस बैंड की खास बात क्या है? इस बैंड की खास बात यह है कि ये वॉयलेट कलर के जो करस्पॉन्डिंग तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम है, रेड कलर के करस्पॉन्डिंग जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज्यादा है इसमें। तो यहाँ पर तरंग दैर्ध्य क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, लैम्डा बढ़ रहा है। ठीक, इसी आधार पर आप फ्रीक्वेंसी बोलेंगे तो फ्रीक्वेंसी घट रही है। ठीक है, ऐसे ऊपर जाने पर फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? घट रही है। ठीक, तो अगर आप आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के बढ़ते या घटते क्रम में किसी पैटर्न को रखते हैं तो वो क्या कहलाएगा? स्पेक्ट्रम कहलाएगा। ठीक, ये स्पेक्ट्रम किस चीज का था? ये सफेद प्रकाश का स्पेक्ट्रम था। लेकिन जब आप किसी परमाणु का स्पेक्ट्रम देखते हैं तो वो अलग तरीके से दिखता है। ठीक, वो कैसा दिखता है? वो लाइन के रूप में दिखता है, वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए आपको इस तरीके की लाइनें दिखेंगी, इस तरीके की लाइन दिखेंगी। ठीक है, कुछ लाइनें नजदीक, कुछ दूर, कुछ बहुत दूर, इस तरह की लाइन दिख सकती है। ठीक, अब स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त करते हैं इसे अगर आपको समझना है तो शायद मेरे पिछले वीडियो में भी होगा जो मैंने एटम्स बना रखा है। ठीक, और मैं आपको यहाँ पर भी समझा देता हूँ। दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक, आइए उसको धीरे धीरे समझ लेते हैं ताकि आपको एक चीज क्लियर हो जाए कि आखिर स्पेक्ट्रम होता क्या है और दिखता क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एक सफेद प्रकाश का उपयोग करते हैं, किसी पदार्थ पर इसको डालते हैं। ठीक है, जो परमाणुओं से मिलकर बना है। तो मान लीजिए इस पदार्थ पर आप इसको डाल रहे हैं, ये इस पर पड़ रहा है, इसमें कुछ परमाणु रखे हुए हैं, कोई गैस भरी हुई है। ठीक, कोई गैस भरी हुई है जिसमें परमाणु है और यहाँ पर फिर से जो प्रकाश निकल रही है वही सफेद प्रकाश जो इसमें से निकल रही है, इससे होकर गुजर रही है, उसको आप किसी स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से देख रहे हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम आपको सीधे सीधे नहीं दिखेगा, आपको किसी एपरेटस की मदद से देखना पड़ेगा। ठीक, तो ये स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से हम उसको देखते हैं। अब होगा क्या? होगा ये, इसमें क्या भरी हुई है? कोई गैस भरी हुई है जिसमें परमाणु है। ठीक है, अब होगा क्या? होगा ये कि मान लीजिए सफेद प्रकाश है तो इसके पास सभी पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है, सभी पॉसिबल वेवलेंथ है। ठीक, मान लीजिए कोई कोई ऐसा इसमें फोटोन है सफेद प्रकाश में जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो उस फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? E बराबर एच न्यू होगी ना। मान लीजिए कोई और है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू वन है, यानी कि मान लीजिए किसी की फ्रीक्वेंसी, आपकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के बारे में कहते हैं, किसी का वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रॉम है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ऊर्जा होगी आप निकाल सकते हैं। न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा कर दें, तो यहाँ 7000 रखेंगे तो उस फोटोन की ऊर्जा निकल जाएगी। ठीक है, तो रेड वाले फोटोन की ऊर्जा अलग होगी, ऑरेंज वाले की अलग होगी, येलो वाले की अलग होगी,
और इसमें सभी प्रकार के फोटॉन मौजूद हैं। सफेद प्रकाश में सभी प्रकार के फोटॉन मौजूद हैं, रेड से लेकर येलो वायलेट तक। ठीक है, अब आप सफेद प्रकाश डाल रहे हैं तो हर एक ऊर्जा का फोटॉन आप इसमें डाल रहे हैं, तो क्या कोई भी ऊर्जा ये परमाणु अवशोषित कर लेगा? नहीं। जैसे मान लीजिए आप इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरे होते, तो हाइड्रोजन गैस में बीच में एक प्रोटॉन होगा और बाहर एक ऑर्बिट होगी, ये दूसरी ऑर्बिट होगी। इसके लिए n बराबर 1 होगा, इसके लिए n बराबर 2 होगा। इसके लिए ऊर्जा क्या होगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके लिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कोई इलेक्ट्रॉन अगर इस वाले ऑर्बिट n बराबर 1 में है तो उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अगर इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 में है तो उसकी ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इसका अंतर कितना है? इसका अंतर जो है वो है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब मान लीजिए कि ये जो सफेद प्रकाश डाल रहे हैं उसमें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोई फोटॉन मौजूद है। ठीक है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का कोई फोटॉन मौजूद है। ठीक, अगर ऐसा कोई फोटॉन मौजूद है, उससे कम नहीं, 10.1 हो जाएगा तो नहीं, 10.2 हो या उससे ज्यादा हो, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को अवशोषित करेगा। इलेक्ट्रॉन नेचुरली कहाँ रहेगा? इस ऊर्जा स्तर में n बराबर 1 में, क्योंकि इसी में रहता है इलेक्ट्रॉन। ये जिस स्टेट में रहता है इलेक्ट्रॉन, जैसे हम लोग पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से भरते हैं केमिस्ट्री में, तो जिस स्टेट में इलेक्ट्रॉन को रहना चाहिए वो स्टेट उसका क्या कहलाता है? ग्राउंड स्टेट कहलाता है। ठीक है, निम्नतम ऊर्जा उस स्तर कहलाता है उस इलेक्ट्रॉन के लिए। अब चूंकि इसको हम क्या दे रहे हैं, इसको हम इसके थ्रू, सफेद प्रकाश के थ्रू ऊर्जा दे रहे हैं, और मान लीजिए कि एक 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली ऊर्जा इसको मिल जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर से कूदकर इस ऊपर वाली ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस ऊपर वाली ऊर्जा स्तर में जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाकर स्टे कर जाएगा, रुक जाएगा। कितने समय के लिए? 10⁻⁸ सेकंड के लिए, जो कि बहुत कम समय है। ठीक है, जितने समय तक ये इलेक्ट्रॉन इस पर रुकता है वो उसे उस कक्षा के लिए लाइफ टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? उस कक्षा के लिए लाइफ टाइम कहते हैं। अब होगा क्या? इलेक्ट्रॉन ने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली ऊर्जा को इस सफेद प्रकाश में से अवशोषित कर लिया है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे इस परमाणु के लिए, वो सारे के सारे 10.2 इलेक्ट्रॉन वाली ऊर्जा को अवशोषित कर लेंगे। ठीक है, तो आपको इस पूरे के पूरे रेड से वॉयलेट में कहीं जहां पर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले के लिए तरंगदैर्ध्य आएगा, वहां पर ऊर्जा की कमी महसूस होगी। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है उस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्रीन लाइट के लिए आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए ग्रीन लाइट के लिए आ रहा है। अब जब आप स्पेक्ट्रोमीटर से देखेंगे तो आपको रेड से लेकर वॉयलेट तक पूरा का पूरा कलर दिखेगा, पर ग्रीन लाइट वाले की जगह पर एक ब्लैक कलर की एक पतली सी लाइन दिखेगी, जो कि ये दिखाएगी कि यहां ग्रीन लाइट की कमी हो चुकी है, ग्रीन लाइट यहां कम है। और ये कम क्यों है? क्योंकि ग्रीन लाइट का कुछ भाग क्या कर लिया गया है? इलेक्ट्रॉनों द्वारा अवशोषित कर लिया गया है। ठीक है, तो इस स्पेक्ट्रोमीटर के पास आपको क्या दिखेगा? सारे कलर दिखेंगे, बस ग्रीन लाइट वाले के पास क्या दिखेगा? ब्लैक कलर की एक लाइन दिखेगी। ठीक है, तो ये देखिए एक पतली सी लाइन दिखेगी। इस लाइन के करस्पॉन्डिंग जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस दोनों फॉर्मूले की मदद से आप इस लाइन के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, तरंगदैर्ध्य या फिर आवृत्ति भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रम देखा जाता है उसे बोलते हैं हम अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एक और तरीके से देख सकते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम।
देखिएगा, अगर आप इस सफेद प्रकाश को सीधे न डालकर, देखिए सीधे पड़ा हुआ है और सीधे निकल रहा है, अगर आप सफेद प्रकाश को इधर से डालते हैं, ठीक है, तो क्या कहानी होगी जरा सुनिएगा, इसी के जस्ट बाद की कहानी है। ये 10 पे घात -8 सेकेंड तक ही इस ऊर्जा स्तर में रहेगा। उसके बाद से इसका स्वतः खुद ही अपने आप ये नीचे वाली ऊर्जा स्तर में आ जाएगा। नीचे वाली ऊर्जा स्तर में आते समय इसकी ऊर्जा हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये अभी इसके पास कितनी ऊर्जा थी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो अतिरिक्त ऊर्जा है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली, ये फिर से एक फोटॉन के रूप में उत्सर्जित करेगा। ये फिर से एक फोटॉन के रूप में उत्सर्जित करेगा। इस फोटॉन की जो ऊर्जा होगी एच न्यू, वो कितनी होगी, इन दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच के अंतर के बराबर, और वो कितनी होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब देखिए क्या हुआ कि आप एक बॉक्स में कोई गैस भर दिए, मान लीजिए हाइड्रोजन गैस आपने भर दिया, आप इधर से उसमें प्रकाश डाल रहे हैं और इधर से स्पेक्ट्रम लगाकर उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो आपको ये चीज जो है यहां पर दिखाई देगी। बाकी पूरा बैकग्राउंड कैसा दिखेगा, काला दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। पर एक फोटॉन जिसका ऊर्जा कितना होगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके करस्पॉन्डिंग आपको यहां पर एक चमकीली लाइन दिखेगी। कैसी दिखेगी, चमकीली लाइन दिखेगी। ठीक है, तो यहां लाइन कैसी थी, यहां पर काली लाइन थी या हल्की लाइन थी, और यहां कैसी दिखेगी आपको, चमकीली लाइन दिखेगी। ठीक है, तो सर क्या यहां पर भी आपको चमकीली लाइन नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि यहां पर भी तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा और ये इलेक्ट्रॉन से जो वापस आएगा वो ऊर्जा इस रास्ते भी तो निकल सकता है। तो हाँ, बिल्कुल यहां पर भी चमकीली लाइन दिखती है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, आप जब सफेद प्रकाश डालेंगे तो इसमें करोड़ों की संख्या में फोटॉन होंगे। ठीक है, और जो परमाणु इस फोटॉन को उत्सर्जित करेंगे, जितना अवशोषित करेंगे उतना ही उत्सर्जित करेंगे, लेकिन उत्सर्जन किस दिशा में होगा इसकी संभावना बहुत कम है। ठीक है, तो इसी दिशा में उत्सर्जन की संभावना कम है, तो मान लीजिए अगर 1 लाख फोटॉन अवशोषित हुए तो इधर एक आध दो फोटॉन ही जाएंगे। तो यहां पर 1-1 लाख फोटॉन के लिए रेड कलर का बैंड मिल रहा है, ऑरेंज कलर का बैंड मिल रहा है, येलो कलर का बैंड मिल रहा है, लेकिन 1 2 4 फोटॉन के लिए ही आपको यहाँ पर ग्रीन कलर का बैंड मिलेगा। तो इसके तुलना में ये आपको काला दिखेगा। ठीक है, लेकिन इस केस में आपको पूरा का पूरा कलर काला दिखेगा, क्योंकि इस तरफ कोई प्रकाश नहीं, प्रकाश तो इस दिशा से आ रही है, आएगी तो इसी दिशा से निकलना चाहिए, यहां पर हमने इसको ब्लॉक कर दिया है। इस तरफ कौन सी प्रकाश दिखेगी, वही प्रकाश जो परमाणुओं द्वारा उत्सर्जित होगी। तो पूरे ब्लैक कलर के बैकग्राउंड में आपको कुछ व्हाइट कलर, कुछ चमकीली लाइनें दिखेंगी, और वहां से आप इस स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो स्पेक्ट्रम है वो किस वजह से हुआ है, ये उत्सर्जन की वजह से मिला है, ये ऊर्जा के उत्सर्जन की वजह से मिला है, इसलिए इसको उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसको उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसको एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे कि आप स्पेक्ट्रम के लिए वेवलेंथ कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि हाइड्रोजन के लिए ही उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कोई आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी आप कैसे निकालेंगे। गौर से देखिएगा, जहां तक आपने पढ़ा है उसी के आगे की बात है और बहुत आसान है। मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन है जो E2 ऊर्जा स्तर से है, इस स्तर में है, और वो E1 ऊर्जा स्तर में आ रहा है। तो E2 माइनस E1 यही निकलने वाले फोटॉन की ऊर्जा होगी। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन है जो E2 ऊर्जा स्तर में है,
E1 में आ रहा है, तो E2 माइनस E1 जो ऊर्जा का अंतर है वही किस रूप में निकलेगा? फोटोन के रूप में निकलेगा। तो उस फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? h न्यू। ठीक, आप जानते हैं E बराबर क्या होता है? होता है 1/8 माइनस के साथ mz स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक, तो E1 के लिए N1, E2 के लिए N2। ठीक है, तो जरा यहाँ पर रखें हम वैल्यू, तो आएगा -1/8 m e टू द पावर 4 z स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n2 स्क्वायर। n2 E2 के लिए n2, E1 के लिए n1। ठीक, और मान लीजिए उस परमाणु का परमाणु क्रमांक z है, माइनस ये वाला माइनस यहाँ E1 के लिए लिखेंगे -1/8 m e टू द पावर 4 z स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू h न्यू। न्यू की जगह आप क्या लिख सकते हैं? c इज इक्वल्स टू क्या होता है? न्यू लैम्डा। तो न्यू इज इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा, यहाँ हो जाएगा hc अपॉन लैम्डा। ये देखिए ये माइनस है, यहाँ माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। m e टू द पावर 4 z स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, ये पूरा का पूरा कॉमन हो जाएगा। जरा गौर से देखिएगा, 1/8 m e टू द पावर 4 z स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, ये कॉमन। देखिए n2 स्क्वायर के साथ माइनस और n1 स्क्वायर के साथ प्लस आ गया, यानी हम यहाँ लिखते हैं 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरा टर्म कॉमन है, ये पूरा टर्म कॉमन है। इन दोनों से n1 क्या हो गया? प्लस हो गया, माइनस माइनस मिलाकर, और n2 क्या हो गया? माइनस हो गया। इसको हम लिखते हैं hc अपॉन लैम्डा। अब देखिए hc से यहाँ डिवाइड कर दें अगर, तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 8 m e टू द पावर 4 z स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c। देखिए h, एक और h आ जाएगा, h क्यूब c। इसे लिखते हैं 1 अपॉन, और ये z स्क्वायर के साथ ये n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू ये पूरे टर्म को, जो कि एक कांस्टेंट है, हम लिखते हैं r z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, जहां r क्या है? r एक कांस्टेंट है जिसे आप कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग नियतांक। इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10 टू पावर 7 10 टू पावर माइनस 7 10 टू पावर 7 मीटर इनवर्स। ठीक है, 10 टू पावर 7 मीटर इनवर्स, ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है। देखिए अब ये चीज एक कांस्टेंट है, Z क्या है? मान लीजिए हाइड्रोजन होगा तो Z1 होगा, हीलियम होगा तो Z2 होगा, और इस तरह से ये भी आपको पता चल जाएगा। अगर कहेगा कि दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में आ रहा है, तो n2 बराबर 2 n1 बराबर 1 यहाँ रख देंगे, तो आपको लैम्डा मिल जाएगा, यानी कि क्या वेवलेंथ होगा निकलने वाले फोटोन का, वो पता चल जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि n बराबर 3 है, 4 है, 5 है, तो n2 की जगह 3 4 5 ऐसे कुछ रखाएगा, और n1 उसके पहले वाला यानी जहां आ रहा है उसके लिए रखाएगा। ठीक, तो अगर मान लीजिए कि फाइनल स्टेट को हम nf लिखें, यानी कि फाइनल स्टेट यानी जहां पहुंचा था, और इनिशियल स्टेट जहां पहुंच रहा है उसको ni लिखें। ठीक, तो वो कैसे दिखेगा? फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा? 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू rz स्क्वायर 1 अपॉन ni स्क्वायर माइनस 1 अपॉन nf स्क्वायर। जहां nf क्या होगा? nf ऊपर वाला लेवल होगा जहां से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, और ni क्या होगा? नीचे वाला लेवल होगा जहां पर आ रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल आपको देते हैं, जरा गौर से देखिएगा। मान लीजिए हम कहते हैं हाइड्रोजन के लिए n बराबर 5 से
n बराबर 3 में इलेक्ट्रॉन आता है तो उत्सर्जित फोटॉन का तरंगदैर्ध्य, उत्सर्जित फोटॉन का तरंगदैर्ध्य। अब देखिए हाइड्रोजन के लिए n बराबर 5 से 3 में आ रहा है तो 1 अपॉन लैम्डा बराबर आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर से हम निकालना चाहते हैं। देखिएगा हाइड्रोजन के लिए z बराबर 1, एन आई बराबर क्या है, कहाँ आ रहा है 3, और एन एफ बराबर कहाँ से आ रहा है 5। ठीक, एन एफ 5th लेवल से 3rd लेवल में आ रहा है 5 से 3 में, तो एन आई बराबर क्या है 3 और एन एफ बराबर 5। तो ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में रखने पर 1 अपॉन लैम्डा आर इंटू 1 स्क्वायर 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 स्क्वायर, ये आ जाएगा आर 3 3 जा 9 और ये 25 माइनस 9 अपॉन 25 इंटू 9, 25 माइनस 9 आ जाएगा 16, यानी आर 16 25 इंटू 9। यहाँ से आप लेमडा क्या निकाल सकते हैं, देखिए 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू आई है 16 आर अपॉन 25 इंटू 9, तो लेमडा क्या आ जाएगा 25 इंटू 9 अपॉन 16 आर। आर की वैल्यू रख दीजिए, आपको वेवलेंथ पता चल जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक, इस पर जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए सीरीज की, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणियों की। ठीक, अब देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी के लिए हम बात करते हैं, जरा हम बना दें तब आपको फुल्ली क्लियर होगा। मान लीजिए ये n बराबर 1 लेवल है, ऊर्जा स्तर बना रहे हैं, n बराबर 1 ऊर्जा स्तर है, ये है n बराबर 2 ऊर्जा स्तर, यहां बनाते हैं n बराबर 2 ऊर्जा स्तर, उसके बाद बनाते हैं n इज इक्वल्स टू 3, फिर n इज इक्वल्स टू 4, ये है n बराबर 5 और ये n बराबर 6, और इसके ऊपर एक डॉट डॉट बना देते हैं जो n बराबर इनफाइनाइट को दिखाए। ठीक है, n बराबर इनफाइनाइट को दिखाए। ठीक है, हमने क्या बनाया, हमने ऊर्जा स्तर बनाया। अगर ऊर्जा का बात करें तो इसकी ऊर्जा सबसे कम होगी हाइड्रोजन के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके ऊपर n बराबर 2 के लिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n बराबर 3 के लिए -1.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस तरह से ऊर्जा बढ़ती जाएगी। n बराबर इनफाइनाइट के लिए ऊर्जा क्या होगी, शून्य होगी। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन अगर n बराबर 2 में है और 1 में आता है, n बराबर 3 में है और 1 में आता है, n बराबर 4 में है और 1 में आता है, इसी तरीके से 5 में है और 1 में आता है, या फिर आयनित स्तर पे है। ठीक है, आयनित स्तर पे है और 1 में आता है, तो इन सबके करस्पॉन्डिंग जो आपको लाइन मिलेगी उसकी जो श्रेणी कहलाएगी उसको कहते हैं लाइमन श्रेणी। लाइमन एक साइंटिस्ट का नाम है। जब भी किसी भी ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए n बराबर 1 ऊर्जा स्तर में आएगा तो आपको जो श्रेणी मिलेगी वो लाइमन श्रेणी होगी। ठीक जरा लाइमन श्रेणी के लिए हम लेमडा की वैल्यू निकालना चाहें तो 1 अपॉन लेमडा बराबर आर, हाइड्रोजन है तो z का मान तो 1 होगा, और n किस ऊर्जा स्तर में आ रहा है, Ni 1, तो Ni की जगह 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NF स्क्वायर। अब यहाँ NF की वैल्यू आप रखते जाएं, चाहे 2 रखें, चाहे 3 रखें, चाहे 4 रखें, जो भी वेवलेंथ आएगा
वो लाइमन श्रेणी में आएगा। ठीक, ये लाइमन श्रेणी के जो भी कलर्स आते हैं वो सारे पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में होते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, ये सारे के सारे किस में होते हैं? पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में होते हैं। ठीक, इसी तरीके से n बराबर 3 से 2 में आए, 4 से 2 में आए, 5 से 2 में आए, या फिर इनफाइनाइट से 2 में आए, आपको जो भी श्रेणी मिलेगी उसे आप बामर श्रेणी कहेंगे। इंग्लिश में BALMER, बामर सीरीज या बामर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, बामर श्रेणी के लिए आप इसी लैम्डा के फॉर्मूले में 1/λ बराबर r और z की जगह 1 स्क्वायर ही रहेगा, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, ये बामर श्रेणी जो होती है ये आपकी विजिबल स्पेक्ट्रम में आती है, यानी कि विबग्योर वाले स्पेक्ट्रम में आती है। तो आपको अगर कोई लाइन अपनी आंखों से दिखेगी, वो कौन सी दिखेगी? बामर सीरीज की लाइन आपको दिखेगी स्पेक्ट्रम में। लाइमन सीरीज की लाइन आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम ही देख सकते हैं। ठीक, आप पराबैंगनी स्पेक्ट्रम नहीं देख सकते। ठीक है, इसके बाद की कौन सी सीरीज आएगी? इसी तरीके से 4 से 3 में आए इलेक्ट्रॉन, या फिर 5 से 3 में आए, या 6 से 3 में आए, या फिर इनफाइनाइट से 3 में आए। 6 के बाद 7, 8, 9, 10 बहुत सारे सीरीज बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं। तो ये सारी क्या कहलाती है? पाश्चन श्रेणी कहलाती है। इसके लिए भी आप इस तरह का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। पाश्चन और n बराबर 4 के लिए ब्रैकेट, ठीक, और n बराबर 5 के लिए जो होगा वो फुंड सीरीज होगा। इसको क्या कहेंगे? ब्रैकेट, और इसको कहेंगे फुंड सीरीज। और ब्रैकेट और फुंड के लिए भी आप इस तरह का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। खास बात क्या है कि ये तीनों किस में आती हैं? ये तीनों अवरक्त श्रेणियां होती हैं। कौन सी होती हैं ये तीनों? अवरक्त श्रेणियां इंफ्रारेड सीरीज होती हैं। ये क्या होती है? ये विजिबल सीरीज होती है। और ये क्या होती है? यूवी अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी सीरीज होती है। ठीक है, तो यही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए आपको इसी तरह की सीरीज मिलती है। इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा? आएगा कि लाइमन श्रेणी के द्वितीय लाइन का आप तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो लाइमन सीरीज में पहली लाइन के तरंग दैर्ध्य कैसे निकलेगा? n बराबर 2 से 1 जाएगा तो ये पहली लाइन, n बराबर 3 से 1 जाएगा तो दूसरी लाइन। तो द्वितीय लाइन के लिए मान लीजिए प्रश्न आ गया आपका कि लाइमन श्रेणी के लिए द्वितीय लाइन का तरंग दैर्ध्य, तो आप कैसे निकालेंगे? लाइमन श्रेणी के लिए द्वितीय लाइन यानी पर n बराबर 3 nf मतलब, और ni तो आपका लाइमन सीरीज है, तो लाइमन श्रेणी के लिए ni बराबर 1, तो आपका निकलेगा 1/λ बराबर r 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, आ जाएगा r 1 माइनस 1/9, यानी आएगा 8r/9, यानी लैम्डा क्या हो जाएगा? 9/8r। ठीक है, मीटर। इसमें r की वैल्यू रखिए और इसका वेवलेंथ आपको निकल जाएगा। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, आप इसको भी कर लीजिएगा। आपको जैसे मान लीजिए पाश्चन सीरीज के लिए चौथी लाइन का तरंग दैर्ध्य पूछ दिया। पाश्चन सीरीज के लिए चौथी लाइन, गौर से देखिएगा, पाश्चन के लिए चौथी लाइन। अब देखिए लाइमन, बामर, पाश्चन। लाइमन के लिए ni बराबर 1, बामर के लिए ni बराबर 2, पाश्चन के लिए ni बराबर 3, तो ni बराबर 3। अब पाश्चन के लिए चौथी लाइन मतलब ni बराबर 4 से 3 आएगा तो ये पहली लाइन देगा। देखिए 4 से 3 आएगा तो पहली लाइन, 5 से 3 आएगा तो दूसरी, 6 से 3 आएगा तो तीसरी, और 7 से 3 आएगा तो चौथी। यानी कि NF बराबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। NF बराबर 7 हो जाएगा। बस आप इसको यहाँ पे रखें, 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/n
3 स्क्वायर माइनस 1/7 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें, आपको वेवलेंथ पता चल जाएगी। अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए न पूछकर हीलियम स्पेक्ट्रम के लिए या किसी और स्पेक्ट्रम के लिए बोलता है तो आपको Z के जगह पर, देखिए यहाँ Z की जगह 1 रखा जा रहा है। अगर कोई और स्पेक्ट्रम पूछता है तो Z की जगह आप कुछ और रख दीजिए। Z की जगह मान लीजिए हीलियम पूछेगा तो यहाँ 2 का स्क्वायर कर दीजिए और आपको उसके लिए इस लाइन का वेवलेंथ पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर भी कहीं पे भी आपको डाउट है तो आप मुझे तुरंत ही मैसेज कर लीजिएगा और ग्रुप में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। धन्यवाद।